हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। कल अपन ने जहाँ तक देखा था उसके आगे आज हम देखेंगे, लेकिन उससे उसे पढ़ने के पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि पिछली क्लास में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। कि इतना सा पढ़ा आपने और उसमें से कितने कितने क्वेश्चन बन गए, साथ के साथ क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे और सिलेबस भी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा क्या होता है ना। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन हिंदी भी बोल रही हूँ, तो जो लोग हिंदी में समझते हैं वो हिंदी में क्वेश्चन लिख लिए अपनी कॉपी में। ठीक है, तो व्हाट इज़ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि जो जन्मजात और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होता है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अपन ने कल देखा था ना, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन डिफेंस, उसी का जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स एलिमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस को बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो इसके एग्जाम्पल देना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है इंटरफेरेंस आर पार्ट ऑफ विच इम्यूनिटी। ये अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस जो है कौन सी इम्यूनिटी, कौन सी प्रतिरक्षा का भाग होता है ना। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं अपनी पिछली क्लास से, और इनको आप जो है बिना देखे, क्योंकि आपने रिवाइज कर लिया होगा, मैंने कल बोला था, तो आप क्या करें, बिना कॉपी के अंदर देखे इसको क्या करें, लिखें, है ना। इन 4 क्वेश्चन के आंसर लिखिए, और जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आता आपको उनको आप क्या करें, प्रिपेयर करें, अभी प्रिपेयर कर लें ना। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। इन्नेट इम्यूनिटी, आज हम देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा, है ना, उसके बारे में। उसके बाद में क्या देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जन्मजात इम्यूनिटी। इसमें 4 बाधाएं, बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं, है ना, 4 ऐसी बाधाएं प्रेजेंट होती हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर होती हैं और अपने जो बॉडी के अंदर जन्मजात से प्रेजेंट होती है ना, बाय बर्थ मिलती है अपन को। तो फर्स्ट बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर क्या होता है, जो कि अपनी शारीरिक जो भी लेयर्स होती है ना, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो फिजिकल बैरियर्स में आते हैं। तो इसमें है स्किन, एग्जाम्पल है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीबम। ये 3 जो हैं वो फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यू आते हैं ना कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आगे अब आपके जो छोटे क्वेश्चन हैं, है ना, स्मॉल क्वेश्चन, उनमें भी पूछे जाते हैं। ये दे देंगे कि फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल बताओ, 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, और इसमें जो है वो दे देगा स्किन, म्यूकस, सीबम और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव, कि तीनों के तीनों जो है फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल हैं ये। और ये क्या करता है, फिजिकल बैरियर जो ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजन इनसाइड द बॉडी, ये अपनी जो फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर ही आते हैं ये, और इसमें भी फर्स्ट लाइन में फिजिकल बैरियर के रूप में आते हैं, कि जो पहला कांटेक्ट होता है ना बॉडी का, वो इनसे ही होगा, स्किन से होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीबम से होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर में आ गए। सेकेंड जो बैरियर है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। इसमें क्या होगा, यह जो है बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको रखता है अपने अंदर, बॉडी फ्लूइड्स जितने भी हैं वो आते हैं इस बैरियर के अंदर। पीएच फिजियोलॉजिकल आता है ना, एचसीएल जिसमें आता है, गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, स्लाइवा आ जाता है, टीयर्स, ये जो है ये पीएच के ही पार्ट हैं, और ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है ना। बाइल जूस भी फिजियोलॉजिकल में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन भी फिजियोलॉजिकल में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन क्या होती है, सीरम जो प्रोटीन्स होती है उनको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहते हैं, और इसके बारे में डिटेल से हम आगे ही क्लासेस में देखेंगे, है ना। तो इसमें यहाँ पर अभी एग्जांपल याद रख लिए कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है सीरम प्रोटीन्स होती हैं, और ये फिजियोलॉजिकल बैरियर का पार्ट होती हैं। ठीक है। फीवर एक प्रकार का जो है अपनी फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप देखते हो आपको जब भी फीवर हो जाती है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन नहीं, 1-2 दिन रुकना चाहिए आपको फीवर आने के बाद में, क्योंकि फीवर क्या होती है, फीवर इज़ ए गुड थिंग, है ना। फीवर अच्छी है क्योंकि ये क्या करती है, यह एक एजेंट होती हैं। किसका एजेंट होती हैं,
ये पैथोजन्स को जो है उसको कम करने के लिए एजेंट होती हैं, क्योंकि अगर जैसे ये हाई टेम्परेचर होगा, पैथोजन जो है उस टेम्परेचर में जो है सहन नहीं कर पाएंगे ना, जो रोगी होते हैं ना, रोगजनक होते हैं ना, वो उस टेम्परेचर को क्या करने सहन नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, फीवर इज़ ए गुड थिंग, ठीक है, और ये एजेंट होती है। और जो फीवर से जो हीट से रिलेटेड, जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी एजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, पायरोजन्स कहते हैं। आपको छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पायरोजन, व्हाट इज़ पायरोजन, पायरोजन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताना कि ये एक प्रकार का जो है वो एजेंट होता है टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर का अपनी बॉडी के अंदर, है ना, और इसे ही फीवर कहते हैं। और इसका एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एंटीपायरेटिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या है ना, यहाँ पर कीवर्ड दिया रखा है मैंने कि एंटीपायरेटिक ड्रग का एग्जाम्पल बताइए, तो ये एस्पिरिन है ना, एक ड्रग आती है, एक टेबलेट आती है एस्पिरिन की। जब भी आपको फीवर होती है तो आप उसको क्या करते हो, एस्पिरिन को लेते हो, ठीक है। तो इससे क्या करती है ये एस्पिरिन, ये जो है जो अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना उसको कम करने में हेल्प करती है, इसी वजह से तो एंटी कहते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब तो हो गया टेम्परेचर का इंक्रीज होना, और टेम्परेचर का इंक्रीज को डाउन करने के लिए एंटी, है ना, प्रति, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर बात करते हैं थर्ड बैरियर का। थर्ड बैरियर के अंदर आता है सेलुलर बैरियर, या फिर हम इसको ही कह देते हैं फेगोसाइटिक बैरियर। इसके अंदर जो है सेल्स आती है ना अपनी बॉडी के अंदर, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो है तरल, अपना जो तरल है ना शरीर का, उसमें जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सेलुलर बैरियर के अंदर आती है, और ये भक्षाणु की तरह काम करती है, इसलिए इसको फेगोसाइटिक बैरियर भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम क्या कहते हैं, PMLA, है ना, PMLL, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 से 7 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते, केंद्रक प्रेजेंट होते हैं 3 से 7, और ये 3 से 7 न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो संरचना होती है वो इरेगुलर होती है ना, असामान्य होती है, इस वजह से इसको पॉलीमॉर्फिक, मतलब बहुत सारे मॉर्फ का मतलब होता है प्रकार, है ना। तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं न्यूक्लियस, इसमें 3 से 7 प्रकार के, ठीक है। मैक्रोफेज, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेज में आप देख लेते हो सभी के सभी जो मोनोसाइट वगैरह आ जाती है ना, वो मैक्रोफेज में आ जाती है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जो है जिसको हम NK सेल कहते हैं, नेचुरल किलर सेल होगा यहाँ पर, NK सेल जिसे कहते हैं। नेचुरल किलर सेल क्या होती है, ये मॉडिफाइड होती है लिम्फोसाइट की, मतलब कि पहले लिम्फोसाइट होती हैं, अब लिम्फोसाइट का जो है मॉडिफिकेशन, है ना, रूपांतर हो जाता है नेचुरल किलर सेल्स में, है ना। तो ये मॉडिफाइड है लिम्फोसाइट्स के नेचुरल किलर सेल। और ये क्या सिक्रिएट करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स क्या सिक्रिएट करते हैं, परफोरिन प्रोटीन सिक्रिएट करते हैं। वेरी वेरी IMP, है ना, पूछा जा सकते हैं कि परफोरिन प्रोटीन आर सिक्रिएटेड बाई, कि परफोरिन प्रोटीन किन से सिक्रिएट होती हैं, तो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो परफोरिन प्रोटीन को सिक्रिएट करती है। और ये करती क्या है, विच क्रिएट, ये क्या करती हैं, ये हैं जो पैथोजेनिक सेल्स होती है ना, रोगजनक होते हैं ना, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसमें पोर क्रिएट कर देता है। पोर का मतलब है छिद्र क्रिएट कर देता है। जैसे ही उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली, उसमें जैसे ही पोर क्रिएट होगा, छेद होगा, वो जो है डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे वो, है ना, और खात्मा हो जाएगा अपनी बॉडी से उनका, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक काम करती है परफोरिन प्रोटीन, जो कि नेचुरल किलर सेल के द्वारा सिक्रिएट की जाती हैं, स्रावित की जाती हैं। समझ में आया इतना। फिर बात करते हैं फोर्थ जो बैरियर है वो साइटोकाइन बैरियर्स है। साइटोकाइन बैरियर्स जो हैं इसमें एग्जाम्पल है इंटरफेरोन्स का। इंटरफेरोन्स के बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये एक प्रकार का जो है वो वायरल जो सेल्स होती है ना उनके द्वारा सिक्रिएट किया जाता है, मतलब कि उनका जब अटैक होता है ना अपनी बॉडी में, तो अपनी बॉडी की सेल्स जो हैं उनके प्रति क्या उनको सेंस करने के लिए, है ना, उनको संवेदन करने के लिए जो सिक्रिएट करती हैं उनको इंटरफेरेंस कहते हैं। ये प्रकार का साइटोकाइन होता है, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन। इनका जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है ना इंटरफेरेंस की, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की होती है ना, ग्लाइकोप्रोटीन का प्रकृति होती है, इनकी नेचर होता है। और ये एंटीवायरल है। क्यों एंटी का मतलब भी होता है कि जिसके प्रति हम
जो है कर रहे हैं ना, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं अपन, कि किसको मारने के लिए ना, तो वायरल सेल्स को ये मारती है ना, वायरल सेल्स का ये क्या करती है, खात्मा करती है। इसी वजह से इनको एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इंटरफेरेंस को। यह क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस फ्रॉम वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, अपनी बॉडी में जैसे ही वायरल सेल्स का अटैक होगा, अपनी बॉडी उसके प्रति इंटरफेरेंस को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, जो कि क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती है, मतलब रोकती हैं इन्फेक्शन ऑफ द वायरस टू नेबरिंग सेल। नेबरिंग का मतलब होता है नेबर्स, है ना, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। जो पड़ोसी सेल्स होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पर, मान लो आप एग्जांपल के थ्रू आपके जो है बॉडी के अंदर एक एक सेल है ना, उस पर वायरस का अटैक हो गया। अब वो सेल है ना, उसके थ्रू जो है ना, उसके द्वारा इंटरफेरोन्स को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, स्रावित किया जाएगा। अब जो उसके उस सेल के जो पास के सेल्स है ना, उसमें इन्फेक्शन ना हो वायरस का, उसके लिए जो है इंटरफेरोन्स उसको रोकती है ना, इन्फेक्शन होने से रोकती है। आगे समझ में। इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड मैंने यहाँ पे दे रखा है कि डिस्कवरी ऑफ इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स की डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया, तो आइजैक एंड लिंडमैन के द्वारा ना, आइजैक लिंडमैन के द्वारा इंटरफेरोन्स की डिस्कवरी की गई है। वेरी वेरी IMP है। इसमें इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है वो एक एक शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगा तो आप याद कर लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप मत करना याद, लेकिन एक बार देखना जरूर इनको। आगे बात करते हैं। मैंने कल जो है डिफेंस लाइन बताया था आपको, है ना, कि कितने प्रकार की होती है। इसमें की पॉइंट एक आता है कि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड लाइन डिफेंस होता है, वो किसका पार्ट होता है। हमने एग्जाम्पल देखे थे ना, फर्स्ट के और सेकेंड के, उनमें से भी जो है फर्स्ट और दोनों, ये दोनों जो हैं वो पार्ट होती हैं, किसका भाग होती है, इन्नेट जन्मजात इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं। और जो थर्ड लाइन डिफेंस होती है ना, जिसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, ठीक है, थर्ड लाइन डिफेंस में लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो किसका भाग होती है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भाग होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का की पॉइंट है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गई, नेचुरल किलर सेल्स हो गई, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, लेकिन आपको पता है कि ये किसका पार्ट होती हैं, ये WBCs का पार्ट होती हैं। WBCs को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। W मतलब कि वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद है ना, सफ़ेद जो श्वेताणु होते हैं ना, उनको ही बोलते हैं ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है वाइट ब्लड सेल्स। एक होता है ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, एक होता है एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट के अंदर आती है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स। ठीक है, और जो एग्रेनुलर है उनमें क्या आता है, लिम्फोसाइट आ जाता है और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आ जाते हैं, मोनोसाइट के अंदर मोनोसाइट आ जाती हैं। ठीक है, ये सेल्स है ना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये प्रकार के सेल्स हैं जो कि WBCs का ही पार्ट होती है ना, WBCs ही हैं ये सारी की सारी, लेकिन इनका अलग अलग जो है डिवाइडेशन कर दिया है आगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बहुत वेरी वेरी IMP है, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अरेंज इन ए ऑर्डर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स इन द ब्लड। कि आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड होता है ना, रक्त, उसमें जितनी भी सेल्स होती है ना, उसको अरेंज करना है आपको बढ़ते हुए क्रम में, कि जो है वो कि सबसे ज़्यादा कौन होती हैं, सबसे कम कौन सी होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लिख रखा है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स होती हैं। उससे कम जो है ल्यूकोसाइट होती हैं, उससे कम मोनोसाइट होती हैं, उससे कम जो है वो इयोसिनोफिल्स होती हैं, जिसे हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, है ना। ये रहा इयोसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, यहाँ पर आता है ये। और सबसे कम जो है बेसोफिल्स होती हैं। अब इनके स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ दिखाए हैं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो न्यूट्रोफिल्स किस तरीके की होती है, इसकी स्ट्रक्चर
देखिए इस तरीके की होती है। मैंने अभी पहले बताया था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसी का आगे यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से इरेगुलर होती है ना, असामान्य होती है, क्योंकि इसमें 3 से 7 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट, जिसे हम PMNL कहते हैं। आगे समझ में कि न्यूट्रोफिल्स की जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है ब्लड के अंदर, और ये 3 से 7 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको जो है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट कहते हैं। फिर बात करते हैं ल्यूकोसाइट। इसका जो है वो ओवल, मतलब कि ओवल न्यूक्लियस होता है इसका, है ना, गोल गोल होता है इसका न्यूक्लियस, है ना, अंडे के आकार का। फिर मोनोसाइट, उससे कम जो है ल्यूकोसाइट से कम मोनोसाइट प्रेजेंट। मोनोसाइट की जो है न्यूक्लियस का कैसे ये संरचना होती है, मोनोसाइट न्यूक्लियस की किडनी के समान होती है ना, अपनी जो किडनी होती है ना उसके समान होती है मोनोसाइट के न्यूक्लियस की संरचना। फिर एसिडोफिल, एसिडोफिल के न्यूक्लियस की संरचना हॉर्स शू शेप्ड होती है, मतलब कि घोड़े की नाल की संरचना की तरह होती हैं इस इसिनोफिल्स के न्यूक्लियस की। फिर बेसोफिल, बेसोफिल के न्यूक्लियस की संरचना एस शेप्ड होती है, एस दिख रहा है ना यहाँ पर, इस तरीके की होती है। तो ये जो है ये इसमें ही पाए जाते हैं 3 से 7 न्यूक्लियस, और सभी में एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें बेसोफिल में ज़रूर 1 से 2 देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आपको 2 ही मिलेंगे, एक भी मिल सकता है ना, तो इस वजह से इसका एसेप्ट तरीके का हो जाता है, और सभी में एक ही मिलेगी, और इसमें 3 से 7 प्रकार का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो है इसको आप रिवाइज करना, और अगली क्लास में इन्हीं से सबसे जो है मैं क्वेश्चन बनाऊंगी आपको, है ना, तो एक एक जो है पॉइंट आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि जो है सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आप बोलते हो कि हमें पता नहीं कि कहाँ से आ रहे क्वेश्चन, कहाँ से नहीं आ रहे, पढ़ोगे तब आओगे ना, ठीक है। तो जो है वो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।